हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर डी शर्मा को। तो अभी तक हमने क्या कर लिया था, तो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरे खत्म कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर लिया है। उसमें हमने पहले साइन इनवर्स के सारे कॉन्सेप्ट देखे, उसकी एक एक्सरसाइज खत्म कर ली है। अब हम आते हैं कहां पर भाई, कोसाइन मतलब कॉस इनवर्स के हमें सारी प्रॉपर्टीज देखनी है एंड देन इसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको हम खत्म करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सिमिलर पैटर्न में हम tan भी करेंगे, सेक भी करेंगे, कोसेक भी करेंगे, कॉट भी करेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न में सीरीज चलेगी। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें एंड इसके बाद ही इस वीडियो पर आएं, क्योंकि अगर कुछ चीज मिस हो जाएगी तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना भाई इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले अपने देखा था साइन फंक्शन के इनवर्स। तो वहां पर हमने सबसे पहले ये देखा था कि भाई साइन का अगर मैं डोमेन देता हूं R2R, या मैं बोलता हूं उसको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो वहां पर साइन जो था वो मैनी वन और ऑन टू फंक्शन हो रहा था। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता था कि मैनी वन और ऑन टू है, बाइजेक्शन नहीं है, बाइजेक्शन नहीं है तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता था वो। तो हमने उसका क्या किया था, डोमेन और रेंज दोनों को इस तरीके से सेट किया था कि वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाए। कैसे? क्योंकि वो एक बाइजेक्शन बन जाता था। तो यहां पर कोसाइन का अगर मैं बात करूं तो कोसाइन की बात करूंगा R2R में। तो यहां पर अगर आप इसका ग्राफ देख पा रहे हो तो यहां पर आपको समझ में आएगा भाई कि ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। हमें पता है कोसाइन जो है वो क्या हो रहा है, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि कॉस जो होता है वो क्या होता है, 0 पे 1 होता है और ये जो है अपना π/2 पर 0 हो जाता है। सिमिलरली -π/2 पर भी ये 0 हो जाता है, तो इसको आप बोलोगे -π/2, 0। इस पॉइंट को आप बोलोगे π/2, 0। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट मिल गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनपुट्स पर सेम आउटपुट मिलता जाएगा। सिर्फ यहां पर 0 का एग्जांपल एक मैं लेकर दिखा रहा हूं। तो यहां पर डिफरेंट इनपुट्स के लिए अगर सेम आउटपुट मिल गया है तो ये फंक्शन कैसा हो गया है, अब ये भाई 1-1 फंक्शन तो रहा नहीं, ये फंक्शन हो गया कैसा, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो अब ये फंक्शन R2R में कैसा हो जाएगा, तो कॉस बोलोगे फ्रॉम R2R इज मैनी वन। एंड अब मैं यहां पर देखता हूं कि इसकी रेंज क्या आ रही है। तो कॉस की रेंज क्या होती है भाई, हमें पता है कॉस की रेंज होती है -1 से 1। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहां तक पहुंचती है, 1 तक, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो पहुंचती है -1 तक। मतलब कि -1 से 1 तक ही ये घूमता रह जाता है, उससे ज्यादा कभी नहीं जाता। ठीक है, या उससे -1 से कम भी कभी नहीं जाता। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं इसकी जो डोमेन थी वो R थी और को डोमेन भी R था, बट रेंज क्या हो रही थी, रेंज ऑफ कॉस क्या होगा, ये होती है -1 से 1। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि जो रेंज है दैट इज नॉट इक्वल्स टू इट्स को डोमेन। तो भाई जो कॉस भी है वो भी एग्जैक्टली साइन के समान ही है और ये भी मैनी वन इनटू फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन एंड इनटू। और हमें बाइजेक्शन बनाना होता है तो 1-1 ऑन टू फंक्शन चाहिए होता है। ये हमें पता है कि अगर हमें बाइजेक्शन बनाना है तो हमें फंक्शन चाहिए 1-1 और ऑन टू। यहां पे मैनी वन और इनटू है, और अगर बाइजेक्शन है तभी वो इन्वर्टिबल होगा। तो यहां पर अगर कॉस इनवर्स आपको पढ़ना है तो सबसे पहले इसको बाइजेक्शन बनाना पड़ेगा, यानी उसके हिसाब से हमें इसकी डोमेन और रेंज को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंज तो हमें पता है इसकी क्या रखेंगे भाई, अगर इसको मुझे क्या बनाना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो आप बोलोगे कॉस कि जो रेंज मैं दे रहा हूं वो दे रहा हूं, चलो ठीक है, डोमेन R दे दो आप और रेंज देते हो -1 से 1। अगर यहां पर आप रेंज इसकी मतलब को डोमेन इसका क्या दे रहे हो, -1 से 1 दे रहे हो, मतलब को डोमेन को आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसकी रेंज से। ठीक है, आपने बोला रिप्लेसिंग को डोमेन बाय इट्स रेंज। तो किसी भी फंक्शन की को डोमेन को, किसी भी फंक्शन की को डोमेन को अगर उसकी रेंज से रिप्लेस कर दिया जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू फंक्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर को डोमेन जो है वही रेंज हो गई है। मतलब अब रेंज तो वो वैल्यूज होती हैं भाई जो सारी की सारी जिनकी एक प्री इमेज अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके डोमेन में एक प्री इमेज अवेलेबल होता है, वही तो रेंज में आते हैं सारी वैल्यूज। तो यहां पर अगर आपने रेंज से रिप्लेस कर दिया किसी भी को डोमेन को तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन ऑन टू। यानी कि यहां पर रेंज और को डोमेन कैसे हो जाता है, इक्वल, क्योंकि आपने बना ही दिया इक्वल, तो ये ऑन टू तो हो गया।
अब इसको 1 1 बनाना है, तो हम 1 1 के लिए फंक्शन के ग्राफ का वो पार्ट देखते हैं जहां पर इसका जो कर्व है वो मुड़ नहीं रहा है। ठीक है, मुड़ नहीं रहा है मतलब कि यहां पर अगर आप देखो, ये पार्ट अगर आप ले लो, ये पार्ट मान लो यहां पर कर्व मुड़ रहा है, मतलब कि दो डिफरेंट इनपुट्स पर मैं बोलता हूं यहां पर y कितना होगा आपका 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, तो दो डिफरेंट इनपुट्स पर cos की वैल्यू 1/2 आएगी भाई। ठीक है, cos की वैल्यू 1/2, सेम आउटपुट दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यानी दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट्स पर आएगी। तो ये फिर से फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। तो यहां पर हम ऐसा पार्ट देखते हैं जो मुड़ ना रहा हो, जो कर्व जो है वो मुड़ ना रहा हो, जहां पे अपना जो साइन है वो चेंज ना कर रहा हो, जो अपना डायरेक्शन चेंज ना कर रहा हो। तो हम यहां पर देखते हैं, जब साइन के लिए मैं बात करता था तो वहां पर अपना भाई -π/2 से π/2 का वो इंटरवल आता था। यहां पर आप देखोगे कि ये वाला जो इंटरवल है, यहां से यहां तक कॉस की सारी वैल्यूज ले लो, डिफरेंट इनपुट्स पर वो डिफरेंट आउटपुट देगा, क्योंकि इसके पहले वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, इसके बाद वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, लेकिन अपन ने वो दोनों जो पार्ट है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसको हटा दिया है, उसको हम नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर हम इंटरवल क्या ले रहे हैं भाई, इंटरवल ले रहे हैं फ्रॉम कहां से, 0 से लेके पाए तक। तो यहां पर इसका डोमेन मैं क्या कर दूंगा, 0 से पाए तक, और यही होगा इसका भाई प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच। ठीक है, यहां पर इसकी क्या आएंगी, सारी वैल्यूज जो रहेंगी वो प्रिंसिपल वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, जैसे साइन में होता था -π/2 से π/2, यहां पर जो डोमेन होगा कॉस का, तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ कॉस ये होगा 0 से लेके पाए तक, क्योंकि 0 से लेके पाए तक जो इसका ग्राफ है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर 0 से पाए हो गया इसका डोमेन, और -1 से 1 हो गई इसकी रेंज। ठीक है, नाउ मेकिंग डोमेन, नाउ पुटिंग डोमेन, या मेकिंग डोमेन कुछ भी कर दो। तो अपना जो कॉस है वो कैसा बन गया फंक्शन, तो कॉस बन गया भाई 0 से पाए तक और -1 से 1 तक। तो ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया इसका कोडोमेन, एंड फॉर दीज वैल्यूज ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन कॉस हो गया एक बाइजेक्शन। तो आप बोलोगे नाउ कॉस इज अ बाइजेक्शन, ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है, देयरफॉर इट इज इनवर्टिबल। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉस को इन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एक इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस यहां पर कैसा हो गया, एक बाइजेक्शन हो गया है। क्लियर है? तो अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई अगर कॉस जो है उसका डोमेन है 0 से पाए और को डोमेन है -1 से 1, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा और उसका को डोमेन क्या होगा। तो भाई हमें पता है कि जब इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालते हैं, और अगर एक फंक्शन f था a to b और हम उसका इनवर्स निकाल रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि f इनवर्स है कहां से कहां तक, f अगर होता है a से b तक, तो f इनवर्स जो होता है उसकी डोमेन जो है भाई वो को डोमेन बन जाती है, और को डोमेन बन जाता है डोमेन, मतलब b से a हो जाता है। ये डोमेन और को डोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कॉस जो है ये 0 से पाए पर -1 से 1 तक है, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स जो होगा उसकी जो डोमेन है वो बन जाएगी कॉस की रेंज के इक्वल या कॉस के कोडोमेन के इक्वल, और इसका जो रेंज है वो बन जाएगा कॉस के डोमेन के इक्वल। तो ये होता है आपका कॉस इनवर्स का डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आप अब यहां पर देखते हैं इन लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इन लोग का भी देख लें भाई। द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन इज शोन, ठीक है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट y इक्वल्स टू cos x दैट द फंक्शन इज मैनी वन एंड इनटू। इसलिए हम इसको क्या करते हैं 0 से पाए और -1 से 1 में कर देते हैं, तो एक बाइजेक्शन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है, जहां पर हम इसको इन्वर्टिबल फंक्शन को cos इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि ये भाई यहां पर इन्हें यही बोला है कि अगर डोमेन इसकी 0 से पाए है और रेंज जो है वो -1 से 1 है, या कोडोमेन -1 से 1 है, तो यहां पर इसका कोडोमेन और डोमेन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है यहां पर, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू x है, तो cos इनवर्स x होता है थीटा के इक्वल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर cos थीटा को आप x बोल रहे हो
कॉस को वहां लेकर जाओ तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। जैसे मैं बोलता था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है फंक्शन वाले में, फंक्शन चैप्टर में, तो हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ कॉस 0 टू पाई एंड इट्स इनवर्स, ठीक है दिखाए गए हैं, ठीक है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं भाई कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कौन सी, 0 से पाई, और -1 से 1 जो है वो सारी उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज आती हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है सारी, इसमें दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। अब यहां पर इन्होंने दोनों ग्राफ बनाए हुए हैं, एक कॉस का है, एक साइन, एक कॉस एक्स का है, एक है कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, एक कॉस एक्स का है, एक है कॉस इनवर्स एक्स का। अपन बना लेते हैं एक बार खुद से इन ग्राफ को, तो ज्यादा समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो मैं बोलता हूं यहां पर कॉस एक्स का ग्राफ जब आप बनाओगे तो वहां पर आपको डोमेन में क्या क्या पुट करना है। तो डोमेन में भैया पहले तो 0 रहेगा, देन आप पुट करोगे कितना, आप पुट करोगे π/2, देन आप पुट करोगे पाई। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहां पर 0 पे कहां से चालू होता है भाई, 1 से, π/2 पे हो जाता है 0, एंड पाई पे अगेन ये कितना हो जाता है 1। ठीक है, -1, तो यहां पर ये हो गया -1। ये वाला पॉइंट जो है इसको आप बोल सकते हो पाई कॉमा -1, ये वाला पॉइंट जो है इसको आप बोल सकते हो कितना भाई 0,1, एंड इस पॉइंट को आप बोल सकते हो π/2, 0। तो ये जो ग्राफ बन रहा है आपका 0 पे 1 से स्टार्ट होकर पाई पर -1 तक, ये होता है आपका cos x का ग्राफ, जहां पर x में आप क्या क्या वैल्यूज पुट कर रहे हो, 0, π/2 और पाई, और आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 और -1 और 0। अब जब आप cos इनवर्स x का ग्राफ बनाने आते हो तो cos इनवर्स x का ग्राफ बनाने में डिफरेंस कहां आ जाएगा बस, तो डिफरेंस ये आएगा भाई कि यहां पर जब इनपुट दोगे आप तो वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। इनपुट रहेगा -1, 1 और 0, और जो इसकी वैल्यूज आएंगी भाई, तो वो वैल्यूज आएंगी कितनी, अब यहां पर आपको पता था कि 1 पे, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि cos इनवर्स ऑफ 1 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो साइन cos जो है वो 1 कहां पर होता है, तो cos जो है वो 1 कहां पर होता है भाई, cos 1 होता है अपना 0 पर। ठीक है, और cos जो है वो 0 कहां पर होता है, ये भी पता करना है आपको, तो cos 0 होता है भाई π/2 पर, और cos जो है वो -1 कहां पर होता है, तो वो होता है भाई आपका पाई पर। यानी कि अगर मैं यहां पर बनाऊं पाई, यहां बनाऊं π/2, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका किस चीज का ग्राफ भाई, cos इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि भाई cos जो है वो कहां कहां पर कितना कितना हो रहा है। ठीक है, हमें यह पता है कि अगर मैं इसमें इनपुट डालता हूं cos इनवर्स, यहां पर मैं पता था कि cos x जो है अगर इसमें π/2 डालूंगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि cos इनवर्स में अगर मैं 0 इनपुट डालूंगा तो वो π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब cos x में अगर मैं पाई इनपुट डालूंगा तो -1 हो जाएगा। तो cos इनवर्स में अगर मैं -1 इनपुट डालूंगा, x की वैल्यूज इनपुट में ना, -1 इनपुट डालूंगा तो वो पाई हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा आपको, कौन सा, -1, पाई, यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा 0, π/2, और यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा 1, यहां पर आपका ये 1 है, और अपना क्या बोलते हैं y की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि क्या, कि जब मैं cos में 0 डालता तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए ये अपने इनपुट जो है और आउटपुट जो है वो क्लियर है। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको अगर इसके वैल्यूज आगे भी देखनी कि आगे के लिए क्या होगा भाई, तो सारे इस ग्राफ को आप कंटिन्यू कर दो। कैसा, जैसे कि cos होता है, cos होता है किसमें, अपने
एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अलोंग ये प्रोपोगेट करता है, तो वैसे ही अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करेगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x का पूरा ग्राफ, अगर इसमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच आप नहीं बनाते हो तो। यहां पर प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच कौन सी है अपनी, तो भाई वो ये वाली ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच। ठीक है, बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच यहां पर है आपकी, ये कौन सी है, ये। क्लियर है? तो चलो फिर आगे चलते हैं, इसका ग्राफ क्लियर है अब तो, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये भाई। ठीक है, तो अब ये ग्राफ सारे हो गए हैं, अब कुछ पॉइंट्स और मैं बताना चाहूंगा यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो पॉइंट्स ये हैं भाई, इनको ध्यान में रखना कि जैसे साइन जो होता था अपना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता था। 0 से π/2 की सारी वैल्यूज पुट करके देखो, आपने बचपन से करते हुए साइन में, आपको पता है साइन 0 पर कितना होता है, तो वो होता है 0। साइन π/6 होता है 1/2, साइन π/4 होता है 1/√2, और ऐसे ही चलता जाता है। साइन 90 पर मतलब साइन π/2 पे कितना होता है, तो वो होता है 1। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि 0 से जब मैं एंगल बढ़ाते जा रहा हूं तो साइन की वैल्यू भी कैसी हो रही है, बढ़ते जा रही है, फंक्शन भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए वहां पर अपन ने क्या किया था कि साइन θ1 अगर साइन θ2 से बड़ा है तो θ1 भी θ2 से बड़ा होगा। बट यहां पर अगर आप कॉस के केस में ध्यान दोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कॉस जो है भाई 0 पे होता है 1, कॉस π/6 होता है √3/2, और cos π/4 होता है 1/√2। सिमिलरली अगर आगे पहुंचूं और cos π/2 लिखूं तो हो जाता है 0। मतलब अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो जो आउटपुट है आपका वो कम होता जा रहा है यहां पे cos के केस में। तो cos कैसा फंक्शन होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ये कैसा है, डिक्रीजिंग। तो अब आप यहां पर बोलोगे भाई cos कैसा है, डिक्रीजिंग है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि θ1 अगर लेस देन θ2 है तो cos θ1 जो है वो ग्रेटर देन cos θ2 होगा। मतलब कि अगर इनपुट छोटा है तो आउटपुट बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं x1 इज लेस देन x2 है तो cos इनवर्स ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन होगा cos इनवर्स ऑफ x2 से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखकर चलनी है cos जब भी अपन सॉल्व करने जाएं तो। ठीक है, क्लियर है? ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, इसलिए θ1 अगर θ2 से बड़ा होगा तो cos θ1 जो होगा वो cos θ2 से छोटा हो जाएगा, और θ1 अगर θ2 से छोटा है तो cos θ1 बड़ा हो जाएगा cos θ2 से। सिमिलरली अगर x1 छोटा है x2 से तो cos इनवर्स x1 जो है वो cos इनवर्स x2 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो क्लियर करते हैं। अब इससे पहले कुछ और तो नहीं, ठीक है, ये ग्राफ अपन ने देख लिए हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, f ऑफ x इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4। अब आप क्या बोलोगे यहां पर, आप बोलोगे cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4 है, हमें पता है cos इनवर्स x होता तो x कहां से कहां तक बिलोंग करता, -1 से 1 तक, क्योंकि cos इनवर्स x का जो भाई डोमेन है वो क्या है, -1 से 1 तक का है। तो यहां पर अगर cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4 है, जब यहां पर अंदर x था तो -1 से 1 तक x बिलोंग कर रहा था, अब x स्क्वायर -4 है तो यहां पर आप बोलोगे -1 से x स्क्वायर -4 जो है वो -1 से 1 के बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डोमेन मतलब कि x की वैल्यू, इनपुट क्या क्या दे सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 4 पूरा जो है उसको -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स x जो है उसकी वैल्यू, उसका जो डोमेन वो -1 से 1 के बीच में ही डिफाइंड है। ठीक है, अब यहां पर आप x की वैल्यू निकालने के लिए आते हो तो आप क्या करते हो, सारे मतलब दोनों साइड, तीनों साइड आप 4 ऐड कर देते हो। तो आप बोलते हो एडिंग 4, तो ये जाता है 4 - 1 लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 4। ये हो जाता है 3 लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 + 4 भी तो होगा, ये कैंसल आउट, लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आप क्या करते हो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। ये मेरा वे है बताने का, मैं ऐसा बताता हूं यहां पर, आप इसको समझ सकते हो क्या,
प्लस माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 सॉरी प्लस माइनस रूट 5, क्योंकि यहां पर क्या हो गया था भाई, यहां पर 3 से लेके 5 तक था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अब सब जगह आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो यहां पर आएगा प्लस माइनस 3, यहां पर आएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू है कहां से कहां तक आ रही है, तो यहां पर देखो भाई एक वैल्यू माइनस रूट 3, एक वैल्यू माइनस रूट 5, बड़ी कौन सी होगी, माइनस में अगर बात करें तो बड़ी होगी माइनस रूट 3, क्योंकि भाई रूट 3 वैसे छोटी है, लेकिन अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में छोटा नंबर नेगेटिव के बड़े नंबर से बड़ा होता है। तो आप क्या बोलोगे भाई, पहला जो लिमिट बनेगी इसकी वो बनेगी माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 तक, यूनियन जो दूसरा इसका बनेगा वो कितना बनेगा भाई, कहां से कहां तक, तो अब रूट 3 जो है प्लस का रूट 3 वो रूट 5 से छोटा होता है, तो ये बन जाएगा प्लस के रूट 3 से रूट 5 तक। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये डायरेक्टली आंसर आप यहां से निकाल सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है और पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस वाली स्टेप पर आओगे वापस से, ठीक है, और आप देखोगे कि भाई 3 से बड़ा है एक्स स्क्वायर और 5 जो है वो 3x स्क्वायर से बड़ा है। तो आपने बोला कि पहले आप लिखते हो ये वाला जहां पर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और यहां पर आपने बोला x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया x प्लस रूट 3 x माइनस रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली चलो पहले इसको और सॉल्व करते हैं। यहां पर इसकी जो वैल्यूज आ गई कौन कौन सी आ गई, नंबर लाइन पर प्लॉट करो, रूट 3 माइनस का और रूट 3 प्लस का। अब एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप यहां से पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे और फिर साइन चेंज करते जाओगे हर एक पॉइंट पर। तो यहां पर हो जाएगा भाई रूट 3 से इंफिनिटी के लिए पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 3 के लिए नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव यहां पर भी, और माइनस रूट 3 से रूट 3 के लिए नेगेटिव। यहां पर कौन सा इंटरवल आपको चाहिए, तो आपको चाहिए भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि पॉजिटिव वाला। तो यहां बोलोगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से इंफिनिटी। इसके बाद एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 को आप चूज करते हो और यहां पर बोलते हो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। अब क्योंकि लेस देन इक्वल टू वाली बात थी भाई, तो दोनों को इंक्लूड कर सकते हो ना आप, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5, तो अब आप क्या बोलोगे यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, यहां पर वापस से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओ, तो x प्लस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब 2 पॉइंट मिल गए यहां पर भी आपको, कौन कौन से, माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5। अब x जो है भाई यहां पर इन लोग के बीच में आएगा, और यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, यानी कि राइट हैंड साइड पर आप कहां से, पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे। क्लियर है। अब क्या करना है आपको ये देखना है भाई कि यहां पर ये देखो ये वाला पॉजिटिव है इंफिनिटी तक, ये वाला भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहां पर कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करना है, तो आप बोलोगे वो इंटरवल जो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला। तो यहां पर जो आपका इंटरवल आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 से रूट 5। तो अब आपको यहां पर यह ध्यान देना है भाई कि अगर ये माइनस रूट 5 से रूट 5 है और ये वाला कितना है, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 3 और रूट 3 से इंफिनिटी, तो हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप बनाते हो नंबर लाइन, देन यहां पर लिखते हो माइनस रूट 5, देन माइनस रूट 3, देन रूट 3, देन रूट 5, और सबके जो लिमिट्स हैं, जो सबकी क्या बोलते हैं रेंजेस आ रही हैं, इंटरवल आ रहे हैं, उसको आप यहां पर प्लॉट करते हो। तो आप बोलते हो एक आ रहा भाई माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 3 और रूट 3 से इंफिनिटी, और दूसरा आ रहा है माइनस रूट 5 से रूट 5। तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो वो आ रहा है माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 और रूट 3 से रूट 5। तो यहां पर बोलोगे x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 एंड यूनियन रूट 3 से रूट 5। ये हो गया आपका इंटरवल, और यही इंटरवल आपका
इस वे में भी आ रहा था जो मैंने पहले बताया था आपको, डायरेक्ट वाला। तो आपको भाई ये सोचना है अब कि कौन सा वे करना है जिसमें ज्यादा इजीली आ जाए। अगर आपको यहां से इंटरवल निकालना समझ में आ गया है तो इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इतनी जो स्टेप्स हैं वो आपकी बच जाएंगी, इतना टाइम आपका बच जाएगा और इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरवल कैसे लिखना है तो फिर आपको ये पूरी मेथड लगानी पड़ जाएगी। क्लियर है? तो क्लियर करते हैं भाई इस क्वेश्चन को भी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। ठीक है, इसको भी करते हैं क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। तो भाई अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x। हमको पता है अगर इसका डोमेन मुझे बताना है तो इन दोनों ही फंक्शन का जो कॉमन डोमेन होगा, मतलब इन दोनों ही फंक्शन के जो डोमेन का इंटरसेक्शन होगा वही मेरा आंसर होगा। तो मुझे यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि sin इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। तो sin इनवर्स x का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू भाई sin इनवर्स x है तो इसका डोमेन होता है -1 से 1। ठीक है, अब मैं बोलता हूं cos इनवर्स 2x, 2 को तो छोड़ दो भाई, डोमेन की जब बात हो रही है यहां पर, तो यहां पर सिर्फ ये एंगल्स जो अंदर वाले जो हैं अपने, उनकी वैल्यू अपन को चाहिए, जो इनपुट्स होंगे उनकी वैल्यूज चाहिए आपको। यहां पर आपको इस 2 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आप बोलते हो cos इनवर्स 2x, मुझे पता है cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो cos इनवर्स 2x का क्या होगा, जब cos इनवर्स x होता है तो यहां पर x की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 से 1 के बीच में। तो जब cos इनवर्स 2x है तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो वो होगी -1 से 1 के बीच में 2x की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो आप बोलोगे हर दोनों साइड आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, हो जाएगी -1/2 और यहां पर 2x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/2 से 1/2, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। क्लियर है? अब यहां पर देखो भाई, एक जगह एक फंक्शन का जो डोमेन है वो -1 से 1 है और दूसरे फंक्शन का जो डोमेन है वो -1/2 से 1/2 है। तो इसका जो इन दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो कितना होगा भाई, आपको निकालना है। ठीक है, इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन बेसिकली आपको निकालना है। तो आप बोलोगे वो कितना हो जाएगा, यहां पहला बनाता हूं मैं -1, फिर -1/2, फिर 1/2, फिर 1। तो एक का जो डोमेन है वो है -1 से 1 और दूसरे का जो डोमेन है वो है -1/2 से 1/2। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यही वाला कॉमन पार्ट है भाई। तो आप क्या बोलोगे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1/2 से 1/2, ये होगा इनका डोमेन, इनका इंटरसेक्शन पार्ट। क्लियर है? क्या किया हमने, देखा भाई sin इनवर्स x जो है इसका डोमेन आता है -1 से 1 और sin इनवर्स cos इनवर्स 2x जो है, cos इनवर्स x का डोमेन आता है -1 से 1। तो 2x की अगर मैं बात करूंगा यहां पर, तो 2x को -1 से 1 के बीच में अगर रखता हूं तो x जो आएगा वो आएगा -1/2 से 1/2। दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा -1/2 से 1/2। तो हमारा आंसर यही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos x। अब cos x का डोमेन क्या होता है, तो भाई cos x का डोमेन होता है -0 से पाई, 0 से पाई। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं यहां पर मैं, प्रिंसिपल वैल्यू वाले की। ठीक है, बट यहां पर अगर मैं बात करूं इसके r की, मतलब cos इनवर्स, अगर यहां पर cos x, यहां पर अपन को ये तो नहीं बोल रहा है भाई कि ये cos x कौन सा है, ये cos x -r, cos x जो है अपना वो r भी हो सकता है ना। यहां पर ये नहीं बोल रहा है ये कि 0 से इन्फिनिटी वाला है, प्रिंसिपल वैल्यूड है। तो यहां पर cos जो है वहां पर x जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, r से r हो सकता है, मतलब x बिलोंग्स टू r हो सकता है। ठीक है, तो हम इन जनरल cos x को x बिलोंग्स टू r लेकर चलेंगे। ठीक है, जब तक ये नहीं बोला गया हो कि यहां पर cos x का डोमेन जो है वो फिक्स्ड है, कौन सा, 0 से इन्फिनिटी। तो यहां पर बोलता हूं cos x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अब यहां पर मैं बोलता हूं भाई चलो ठीक है, इसका जो डोमेन हो गया वो तो r हो गया। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो cos इनवर्स x का डोमेन होता है, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x वो होता है -1 से 1। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा, तो भाई ये तो r है, r में सारे नंबर आते हैं, यहां पर ये कितना आएगा, -1 से 1। तो इनका जो डोमेन आएगा
ऑफ एफ ऑफ एक्स वो हो जाएगा -1 से 1। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां पर cos x का r बोल दिया था आपने और cos इनवर्स x का आपने बोला था उसका डोमेन होता -1 से 1, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो होगा -1 से 1। ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी भाई अपन को। हमें दिया है cos इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। इससे पहले अपन ने ये क्वेश्चन किया था ना, हाँ, -√3/2 प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि कहां से कहां तक। अब यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करा तो आपको पता है cos जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि वो चलेगा आपका 0 से पाई cos चलेगा, और cos इनवर्स कहां से कहां तक चलेगा, तो वो -1 से 1 तक चलेगा। ठीक है, तो ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। यहां पर जब मैं बात करूं cos इनवर्स -√3/2 की, ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले -√3/2 cos में किस एंगल पर आएगा ये देखना है। ठीक है, यहां पर अपना जो cos चल रहा था वो कहां से कहां तक चल रहा था, 0, ये है आपका π/2 और ये है आपका पाई पे हो रहा था कितना, -1, और 1 हो रहा था ये 0 पे। तो -√3/2 कहां पर आएगा, तो -√3/2 ये पाई के कहीं पास में आएगा, इधर पर, यहां पर आएगा ये -√3/2। ठीक है, तो हमें यहां पर ये समझना है कि -√3/2 जो वैल्यू आएगी वो इनके बीच वाली ही वैल्यू लेनी है। कॉस तो वैसे तो पीरियोडिक फंक्शन है, आगे कितनी सारी जगह -√3/2 आएगा, पीछे भी -√3/2 आएगा। इसे जस्ट पीछे करोगे तब भी -√3/2 आ सकता है, कहां पर, यहां कहीं पर। ठीक है, तो अब यहां पर भाई -√3/2 कई बार आ सकता है, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि 0 से पाई के बीच में ही उसकी वैल्यू होनी चाहिए और कोई सी वैल्यू यहां पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो मुझे यहां पर पता है कि मुझे लेकर आना है भाई cos x की वैल्यू -√3/2। cos x और हमारे पास 0 से पाई तक की वैल्यूज हैं जिनको हम ले सकते हैं। मुझे पता है cos थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पहुंचना है और मुझे चाहिए -√3/2। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, cos 90 + 60, तो ये हो जाएगा sin 60। अब मुझे ऐसा लिखने का, वो भी माइनस का sin 60 क्यों, क्योंकि मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है 90 + 60, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये हो गया 90 डिग्री, 90 में कुछ ऐड करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है और मुझे मालूम है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव कर दिया। और 90 + 60 बोल रहा हूं, 90 कैसा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है भाई, 90 × 190 होता है। तो यहां पर फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब cos 90 + 60 में आंसर हमको साइन माइनस का sin 60 मिलेगा। अरे 60 क्यों सोचा मैंने, मुझे पता है कि sin 60 होता है √3/2, और अगर माइनस का sin 60 मिल जाए तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का √3/2। तो यहां पर मुझे यह समझ में आ रहा है कि भाई cos 90 + 60 जो होता है, मतलब cos 150 जो होता है वो -√3/2 के इक्वल होता है। ये बात मुझे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप यहां पर cos 150 लिख सकते हो, लेकिन अपन को ये पाए मतलब रेडियंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं cos 150 को क्या लिख सकते हो आप, या फिर cos 90 + 60 से आप निकाल लो इसको, तो आप क्या लिखोगे, cos 90 होता है π/2 + π/3, 60 होता है π/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -√3/2। cos π/2 + π/3 हो जाएगा cos 5π/6, और इसकी वैल्यू कितनी है, -√3/2। तो आपने यहां पर बोला भाई इसको आप लिख सकते हो cos इनवर्स cos 5π/6, cos और cos हट जाएंगे, आंसर आएगा 5π/6, जो कि होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्यों, क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। कैसे निकाला अपन ने यहां पर, तो यहां पर आपको दिया हुआ था cos इनवर्स ऑफ -√3/2। तो आपने थोड़ा सा दिमाग चलाया, आपने सबसे पहले सोचा प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, तो cos की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से पाई तक। और अब 0 से पाई तक में cos -√3/2 कब आ सकता है, तो आपने सोचा कि भाई cos 90 + थीटा करूंगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना तभी cos नेगेटिव होगा, और cos 90 + थीटा होता है sin थीटा। तो sin में √3/2 कब आता है, 60 पर, तो आपने बोला cos 90 + 60 कर देता हूं,
तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 60, माइनस का साइन 60 हो गया तो वही होता है भाई हमारा माइनस का √3/2। क्लियर है? तो यहां पर आ गया भाई आपका माइनस √3/2 कौन सा, cos 90 + 60। cos 90 + 60 को आप बोलते हो, 90 को क्या बोलते हो π/2 और 60 को बोलते हो π/3, तो π/2 + π/3 आ गया अपना आंसर कितना 5π/6। क्लियर है? खत्म करें इसको, तो आंसर आ गया 5π/6। लास्ट में अपने cos इनवर्स cos 5π/6 बोलो तो 5π/6 बचा बस आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/√2। अब ये क्वेश्चन पॉज करके 2 सेकंड में करके बताओ आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में आपको समझ में आना चाहिए कि इसको क्या लिखोगे आप। -1/√2 है तो आपको पता है कि cos 90 + 45 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस का साइन 45, क्योंकि ये पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने। और माइनस का साइन 45 कितना होता है ये पता है आपको, वो होता है माइनस का 1/√2। तो यहां पर आपने ये सोच लिया कि भाई साइन 45 1/√2 होता है, इसको अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाऊंगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो क्यों ना मैं cos को लिख दूं cos 90 + 45, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं रेडियंस में cos π/2 + π/4, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। तो cos π/2 + cos π/4 कितना हो जाएगा, तो यहां पर ऐड कर लो तो ये हो जाएगा cos 3π/4। 2 और 4 कैल्शियम 2, यहां पर 2 2 4, तो 2 × π = 2π प्लस π हो जाएगा 3π, तो ये हो गया 3π/4 = -1/√2। तो अब आपको समझ में आ गया -1/√2 की जगह क्या पुट करना है, वहां पर पुट करना है 3π/4 cos का, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 3π/4, cos से cos कैंसिल, आंसर आया 3π/4। क्लियर है क्वेश्चन? क्या किया अपन ने देखा भाई कि cos में -1/√2 आ रहा है, तो -1/√2 कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है क्योंकि नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना तो आपको पता है कि cos 90 + थीटा करना पड़ेगा, वो होता है माइनस का साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालो जिसमें साइन थीटा कितना आता है 1/√2, तो वो होता है 45 डिग्री पर। तो आपने लिखा cos 90 + 45 जो कि हो गया माइनस का साइन 45, 90 + 45 को किया π/2 + π/4 जो कि हो गया 3π/4 और इक्वल्स टू कितना आ रहा है -1/√2। तो -1/√2 की जगह हमने cos 3π/4 पुट किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर बोल रहा है cos इनवर्स sin 4π/3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पर अपन को वैल्यूज डायरेक्ट नहीं दी हुई है, जैसे कि वहां पर -1/√2 को अगर वो डायरेक्टली बोल दिए होते कुछ साइन में साइन -π/6 इस टाइप का कुछ, तो अपन डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते थे, है ना। बट यहां पर आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको यहां पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले किस चीज की, sin 4π/3 की। ठीक है, तो आप बोलते हो sin 4π/3 कितना होता है भाई, ये हो जाएगा 60, मतलब sin 240 डिग्री। अब sin 240 डिग्री पहुंच गया है, लेकिन अपन को भाई cos में 0 से π के बीच में ही चाहिए। तो sin 240 की सबसे पहले तो देखो वैल्यू क्या आती है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin 180 + 60 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसको मैं लिखता हूं sin 180 + 60। तो sin 180 + थीटा, यहां पर sin थीटा ही होगा क्योंकि 180 जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। 180 जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो आप बोलोगे कि अगर 180 इवन मल्टीपल है तो उसमें फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता। अब लेकिन बात यहां है कि 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचाता है, तो भाई 90 + थीटा पहुंचाता है सेकंड में, 180 + थीटा पहुंचाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर साइन लग जाएगा नेगेटिव का, तो -sin 60 के इक्वल हो जाएगा ये। क्लियर है? अब -sin 60 कितना होता है, -√3/2। तो इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो cos इनवर्स -√3/2। और आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा था क्या भाई, cos इनवर्स -√3/2, इसी का अपना पहला वाला जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है वो। वहां पर क्या बोल रहा है, cos इनवर्स -√3/2। तो अब आप क्या बोलोगे, यहां पर cos इनवर्स -√3/2 आ रहा है अगर, तो यहां पर भी वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही आएगी फाइनल वैल्यू निकलकर भाई, कितनी, जितनी अपनी पहले वाले क्वेश्चन में आई थी वो कितनी आई थी भाई। यहां पर आप बोल सकते हो -√3/2 को cos 5π/6 प्रिंसिपल वैल्यू में,
तो यहां आप लिखोगे भाई कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, कॉस से कॉस गया, आंसर बचा 5 पाई बाय 6। क्लियर है? खत्म करें इसको भाई। क्या बोला गया था आपसे? आपसे यहां पर डायरेक्टली नहीं बोला गया था, बोला गया था साइन 4 पाई बाय 3, और आपने बोला साइन 4 पाई बाय 3 जो है उसको मैं बोलता हूं साइन 240 डिग्री। साइन 240 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 60, और मुझे यहां पर पता है कि 180 प्लस थीटा में यहां पर कोई भी जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर साइन हमें ध्यान देना पड़ता है। साइन क्या होता है भाई? साइन होता है, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है यहां पर, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर आएगा माइनस का साइन 60 जो कि होता है माइनस रूट 3/2, और कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 की वैल्यू से पहले ही निकाली थी हमने। कॉस माइनस रूट 3/2 कॉस में होता है कॉस 5 पाई बाय 6, और यहां रख दोगे तो कॉस से कॉस गया भाई, बचेगा 5 पाई बाय 6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं भाई। कॉस इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, तो आपको पता है पहले क्या करना है, पहले tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालो। तो आप लिखते हो tan 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 45, मतलब tan 135 डिग्री। 135 tan 135 को आप क्या लिख सकते हो? tan 90 प्लस 45। ठीक है, तो आप लिखते हो यहां पर tan 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और 90 है तो यहां पर फंक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan का कॉट, वो भी माइनस में, माइनस कॉट 45 जो कि होता है -1। माइनस कॉट 45 क्या होता है? -1। अब कॉस में -1 कब आता है भाई? कॉस में -1 कब आता है? तो वो आता है भाई पाई पर। ठीक है, कॉस पाई कितना होता है? -1। तो आप यहां पर बोलोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई, जो लास्ट वैल्यू होती है, ठीक है, वही होती है -1। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे कॉस इनवर्स कॉस पाई, तो कॉस से कॉस गया, आंसर आया पाई। तो इजी क्वेश्चन था। क्या बोला था अपन से बोला था भाई tan 3 पाई बाय 4 निकालो, तो 3 इंटू 45 हो गया जो कि होता है 135। तो आपने बोला tan 135 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको ध्यान है कि 135 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 45। अब 90 प्लस 45 अगर आप उसको लिखते हो तो यहां पर ये पहुंच जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, और 90 है जो कि है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इंटू 1। तो यहां पर फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, और tan का हो जाता है कॉट, और साइन लग जाता है माइनस का, तो हो जाता है माइनस कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस कॉट 45 की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, और अब आपको ये पता चलेगा कि -1 कॉस में कब आता है, क्योंकि बेसिकली तो आपको ये निकालना है ना कि कॉस में ये एंगल कितना होगा, तभी तो कॉस इनवर्स से वो हटेगा कॉस। ठीक है, तो आपने बोला कॉस जो है पाई जब होता है तब वो -1 की वैल्यू लेता है। तो यहां पर आपने इस पूरे की जगह कॉस पाई रख दिया, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई जो है वो कितना आ गया? पाई के इक्वल। क्लियर है? तो इसको क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है? फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहां पर इनको क्या करना है? अलग अलग इनकी वैल्यूज दी हुई है, और हमको इनको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो भाई इवेल्युएट कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो अब यहां पर भाई प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग निकालोगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग निकालोगे, लास्ट में दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले निकालते हैं कॉस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू। तो कुछ खास रखा नहीं है इस क्वेश्चन में भाई, कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 कॉस में कब आता है? 0 से पाई के बीच में। तो आप बोलोगे भाई कि 1/2 कॉस होता है जब अपना π/3, तो वो होता है 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे भाई इसको कॉस इनवर्स कॉस π/3। कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएंगे, बचेगा कितना? π/3। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ये हो गया π/3। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई π/3। अब आपको निकालना है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। तो भाई आपको पता है कि साइन जो है वो 1/2 कब होता है? तो साइन 1/2 होता है साइन π/6 पर। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? 1/2 की जगह आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, ये तो ठीक है, अंदर लिखोगे साइन π/6।
अब ये साइन इनवर्स, ये साइन, दोनों हट जाएंगे भाई, बचेगा कितना, सिर्फ पाई बाय 6। तो इनकी वैल्यूज आप पुट कर दो, ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो कहां भाई, cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहां पर आप करोगे cos इनवर्स 1/2 की जगह पाई बाय 3 को पुट, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 की जगह हो जाएगा कितना, पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की जगह हो जाएगा पाई बाय 6, 2 1 जा 2 3 जा, ये हो गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, यानी कि 2 पाई बाय 3। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? कैसे क्लियर है भाई, यहां पर cos इनवर्स 1/2 पूछा था हमसे, हमें पता है 1/2 cos में कब आता है, तो cos में आता है वो पाई बाय 3 पर, तो भाई आपने बोल दिया cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 3 हो गया पाई बाय 3। देन 2 साइन इनवर्स 1/2, हमें पता था कि भाई साइन इनवर्स में 1/2 कब आता, साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन में 1/2 आता है पाई बाय 6 पर, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6 हो गया पाई बाय 6, ठीक है। 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 था, तो 2 इंटू पाई बाय 6 हुआ, 2 से 6 कैंसिल, पाई बाय 3 बचा, दोनों को ऐड कर दिया, 2 पाई बाय 3 हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते जल्दी से फटाक से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, लगभग सेम क्वेश्चन है, cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसमें भी क्या करना है अपन को, cos इनवर्स 1/2 का पहले निकालो, फिर माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 का निकाल लो। मतलब आप बोलते हो cos इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है कि 1/2 cos में कब आता है भाई, तो आपको पता है 1/2 कब आता है cos में, तो cos होता है जब पाई बाय 3, तो वो होता है भाई 1/2, cos पाई बाय 3 होता है 1/2। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, cos इनवर्स cos पाई बाय 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। अब आते हो आप साइन इनवर्स माइनस 1/2 में, अभी -2 को हटा दो, बाद में हम सबको एक साथ करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 किस में आता होगा भाई, -1/2 साइन कब होता है, तो आपको पता साइन का जो अपना डोमेन है वो है -π/2 से π/2। तो यहां पर आपको देखना है कि -1/2 कब होगा साइन, तो आप बोलोगे भाई साइन को चाहिए -1/2, यानी कि वो -π/2 मतलब नेगेटिव साइड जाएगा वो एंगल, ठीक है। और माइनस किस में चाहिए आपको, 1/2 में, मतलब आप बोलोगे माइनस का π/6। तो यहां पर आप बोलते हो साइन का -π/6। यहां पर अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है साइन -π/6 जो है ना, वही माइनस ऑफ साइन π/6 होता है। साइन -π/6 से माइनस बाहर आ जाएगा, यही माइनस ऑफ साइन π/6 होता है। तो यहीं पर आप क्या बोल दोगे इसको, -1/2। आपको पता है ना भाई, पॉजिटिव वैल्यू सारी पता है साइन के 0 से 90 तक की, है ना। 1/2 किस पे होता है, 1/√2 किस पे होता है, 0 किस पे होता है, √3/2 किस पे होता है, और 1 किस पे होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप यहां पर नेगेटिव साइड जाओगे, साइन -π/6 बोलोगे तो हो जाएगा माइनस का साइन π/6, तो हो जाएगा -1/2। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहां पर आप क्या बोलोगे, इसको -1/2 को यहां पर लिखोगे साइन इनवर्स साइन का -π/6, साइन से साइन हट गया, आंसर इसका आया -π/6। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स -1/2। आपने cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुट कर दी, हो गया π/3, -2 इंटू साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू पुट कर दी, हो गया -π/6। 2 से ये 3 कैंसल, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये हो गया π/3 प्लस π/3, ये हो गया 2π/3। तो इस क्वेश्चन का भी एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, 2π/3। क्लियर है? क्या किया आपने यहां पर सबसे पहले cos इनवर्स 1/2 में देखा आपने, 1/2 cos कब होता है, π/3 पर, तो cos इनवर्स cos π/3 हो गया π/3। देन आपने देखा साइन -1/2 किस पे होता था, वो -π/6 पर होता है, तो साइन इनवर्स साइन -π/6 हो गया माइनस का π/6। इस क्वेश्चन में हमने पुट कर दिया, तो cos इनवर्स 1/2 की जगह π/3 -2 इंटू -π/6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 और 6 कैंसिल हुए तो 3,
पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 हो गया 2 पाई बाय 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स -√3/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले हमें पता है साइन इनवर्स -1/2, तो साइन जब -π/6 होता है तो इसी की वैल्यू आती है -1/2। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा हमने, क्योंकि साइन ऑफ -π/6 हो जाएगा माइनस साइन का π/6, और साइन π/6 होता है 1/2। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -1/2। तो आपने देख लिया कि यहां पर आप -1/2 की जगह लिख सकते हो साइन -π/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -π/6। अब आते हो आप कॉस इनवर्स -√3/2 पर। जीरो से पाई के बीच में कॉस जो है वो -√3/2 कब हो सकता है? तो आपने बोला हमें पता है कि कॉस का 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, यहां पर थीटा की वैल्यू चाहिए कितनी? √3/2। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए √3/2, तो थीटा कितना होना चाहिए? तो थीटा होना चाहिए भाई आपका 60 डिग्री। थीटा होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, मतलब कि π/3। तो आप यहां पर बोलोगे माइनस का, यहां पर आप बोलोगे कॉस 90 प्लस 60 इक्वल्स टू माइनस साइन 60, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और 90 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा। तो आप यहां पर बोलते हो भाई कि कॉस π/2 प्लस π/3 इक्वल्स टू -√3/2, या इसी की वैल्यू आप लिखते हो कॉस π/2 प्लस π/3 कितना हो जाएगा? 5π/4, 5π/6, ये हो जाएगा -√3/2। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो भाई। यहां पर आपको पता चल गया क्या? पहले तो कॉस इनवर्स cos 5π/6 इज इक्वल्स टू -√3/2, तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसल, ये आएगा कितना? 5π/6। आपके पास सारी वैल्यूज हैं। साइन इनवर्स -1/2 है -π/6, और कॉस इनवर्स -√3/2 है 5π/6। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करते हो? ऐड करते हो। तो यहां पर आप लिखते हो साइन इनवर्स -1/2 मतलब -π/6 प्लस 2 इंटू ये कितना है? 5π/6। 2 1 जा 2 2 जा हो गया ये। ठीक है, या फिर मत कैंसिल करो अभी। क्यों मत कैंसिल करो? क्योंकि दोनों जगह डिनोमिनेटर में 6 है तो अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 5π 10π माइनस 1π, मतलब कि 10π में से 1π गया तो 9π/6। 3 से कैंसिल आउट करो इसको, तो 3 3 जा 9, 3π/2। यार आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आप देखो अच्छे से। यहां पर आपको दिख रहा है साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 को आपने बोला भाई कि जब -π/6 होगा साइन तो हो जाएगा -1/2, तो यहां पर आपने -π/6 पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स साइन -π/6 हो गया, साइन इनवर्स और साइन हट गया, आंसर आया -π/6। ठीक है, इसके बाद कॉस इनवर्स √3/2 निकालने गए तो आपने देखा कि माइनस में √3/2 चाहिए 0 से पाई के बीच में, तो 90 से ऊपर वाला एंगल होगा ये, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा तभी कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपने बोला अगर 90 से ऊपर वाला एंगल है ये, तो यहां पर आप करोगे कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि √3/2 है, क्योंकि साइन थीटा कब होता है √3/2? तो वो होता है 60 डिग्री पर। तो आपने बोला थीटा यहां पर 60 होगा, मतलब इसको 90 प्लस 60 या π/2 प्लस π/3 लिख सकते हो, वैल्यू आएगी -√3/2, तो -√3/2 की वैल्यू आई cos 5π/6। यहां पर आपने दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया इस इक्वेशन में, और आपका फाइनल जो आंसर आया वो आया 3π/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स -√3/2 सबसे पहले निकालते हैं, तो इसको साइन इनवर्स -√3/2 है ये। आपको पता है कि साइन माइनस ऑफ π/3 जो होगा वो होगा माइनस साइन π/3, यानी कि -√3/2। तो यहां पर आप -√3/2 की जगह क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ -π/3, साइन ऑफ -60 डिग्री। ठीक है,
तो इसकी जगह आप लिखते हो भाई पूरे का हो, पहले तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दो, फिर आप लिखते हो साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3। साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, आएगा आंसर कितना, माइनस का पाई बाय 3। ठीक है, अब आते हो आप कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2, कॉस इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 कब होगा, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स रूट 3/2। कॉस रूट 3/2 कब होता है, कॉस होता है पाई बाय 6 पर रूट 3/2। ये पता है अपन को, बचपन से ये टेबल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉस पाई बाय 6 पर क्या होता है, रूट 3/2। तो यहां पर आप बोलोगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएंगे, आंसर आएगा पाई बाय 6। अब आपके पास इस इक्वेशन में साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 की जगह वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाय 3, और यहां पर है कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो आप लिखते हो साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2 इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। अब यहां पर भाई दोनों का एलसीएम कितना है, 6 आएगा। 3 2 6, माइनस इंटू 2 कर दोगे, माइनस पाई इंटू, तो माइनस 2 पाई प्लस पाई, तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका माइनस पाई बाय 6। तो ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है किस चीज का, इस इक्वेशन का, तो वो आ रहा है कितना, माइनस का पाई बाय 6। क्लियर है, क्या बोला गया था आपको क्वेश्चन में, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर आपने बोला इसको साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री या माइनस पाई बाय 3, तो वो हो गया माइनस का साइन पाई बाय 3। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाय 3। जब आप साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 3 लिखोगे, ये दोनों हट जाएंगे, आएगा माइनस पाई बाय 3। ठीक है, इसके बाद कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो ये डायरेक्ट था कि कॉस पाई बाय 6 रूट 3/2 होता है, तो वैल्यू रख दो यहां पर, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 आ जाएगा, पाई बाय 6। फाइनल दोनों की वैल्यूज आपने पुट करी, माइनस पाई बाय 3 जो कि यहां से आया है, और पाई बाय 6 जो कि यहां से आया है, कॉस के पास से दोनों को ऐड किया, तो आपका आंसर आया माइनस पाई बाय 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। इजी चैप्टर था, मतलब इजी एक्सरसाइज थी वाली, इजी क्वेश्चन थे इसके, तो एक्सरसाइज होती भैया आपकी खत्म। तो अब तक आपने क्या देखा, तो साइन इनवर्स की पूरी एक्सरसाइज आपने कर ली है, कॉस इनवर्स की आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां अपन करेंगे भाई टेन इनवर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे पूरी। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर सारे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीरीज को फॉलो करो। अगर नहीं देख पा रहे हो या आपसे मिस हो जा रहे हैं कुछ और आपको समझ में नहीं आ रही है कहां से जाकर देखें, तो भाई यहां पर magnetbrains.com पे आपको जाना है। जैसे ही आप जाओगे आपको सारे के सारे जो क्लासेस हम पढ़ाते हैं वो ओपन हो जाएंगे। क्लास 12 पे क्लिक करो, जैसे करोगे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जो भी हम कोर्सेज करवा रहे हैं। उसमें मैथ्स पर जाकर आप क्लिक करो, वॉच नाउ पर। वॉच नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी कोर्सेज मैं करवा रहा हूं एकदम टॉपिक के साथ आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से जो भी आपको देखना है आप देखिए आराम से, सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कोई कहीं नहीं करवाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस हमारे साथ करते हैं तो मैथ्स में आप 100% स्कोर करोगे अगर सिंसियरली करते हो तो। ठीक है, तो यहां पर अपन करते हैं इस वीडियो को खत्म भाई। अब इतनी, हाँ एक बात और, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वीडियो मेरा स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं इस वीडियो को खत्म। यहाँ पर इतनी मेहनत अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी कीजिए, क्या लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक क्योंकि केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है यहाँ पर जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। तो इतना तो आप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।